फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग जो भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो उनको एक नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो भी अपने आज डिस्कस करेंगे उसमें बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को एटलीस्ट बेसिक्स पता हो। सेबी का डेटा कहता है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो वो लॉस का कारण ये होता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो एफ में क्या कर रहे हैं। वो खाली कॉल्स के हिसाब से ट्रेड लेते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। कुछ भी हम काम करेंगे ना बिना लॉस नॉलेज के करेंगे तो डेफिनेटली लॉस होगा। अगर हम इक्विटी मार्केट में भी काम करते हैं और हमें नॉलेज नहीं होगी, अगर सिर्फ टिप्स पे काम करेंगे, कॉल्स पे काम करेंगे, तो लॉस ही होना है, क्योंकि कब सही समय पे निकलना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेयर मार्केट में या फिर फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, चाहे आप कैश में करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक चीज है स्टॉप लॉस, कि कब मुझे इस ट्रेड से निकल जाना है। तो वो आप तब कर पाओगे जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। आज अपना डिस्कस जो करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एफएनओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एफएनओ में इसकी जो नटीज गटीज होती है, बेसिकली उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी का डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आप लोग से। मैं कोई भी स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, क्या करना है, मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, और एटीएम आईटीएम ओटीएम ये सब डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल्स जो भी हमने सीए में सीखा होगा, जो आपको हेल्प कर सकता है वाइल डूइंग योर ट्रेड्स। आपको पता होगा कि आप क्या करने वाले हो और आप क्या कर रहे हो, क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, सो दैट जो भी आप ट्रेड लो आपको उसका नॉलेज रहे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और समझते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले उसके की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक्सपायरी। जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं कोई भी इंडेक्स में, अगर हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, जो भी हो, जो भी इंडेक्स में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उसमें एक्सपायरी होती है। मैं वीकली इंडेक्स में बात नहीं कर रहा हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस से भी करने वाली है। आज ही सर्कुलर आया है कि गोइंग फॉरवर्ड जो वीकली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी में थी, चाहे वो मिड कैप में थी, वो सब बंद हो जाएगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो वीकली एक्सपायरी है वो सिर्फ निफ्टी में रह जाएगी। तो अभी जो, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ आपको समझाने का है, तो मैं सिर्फ मंथली एक्सपायरीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे मिड कैप, जो भी आप इंडेक्स पर ट्रेड लेते हो सबकी एक्सपायरी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में केस में जैसे एग्जांपल लेते हैं तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ वो जो आपने ट्रेड लिया है फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का, वो आपको क्लोज करना पड़ेगा। चाहे आपका लॉस हुआ हो, चाहे प्रॉफिट हुआ हो, वो आपको सेटल करना ही पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ कॉल की, तो मान लो कोई बंदा कॉल बाई करता है, दैट मीन्स फ्यूचर में उसको उस स्ट्राइक प्राइस पे वो सामान खरीदना है। तो नॉर्मल भाषा में तो क्या होता है, जब हम लोग कॉल लेते हैं किसी एक अंडरलाइंग एसेट का, दैट मीन्स मैं उस रेट पे एक्सपायरी में उतनी क्वांटिटी का स्टॉक बाई करूंगा। लेकिन नॉर्मल बैलेंस में क्या होता है, हम लोग या तो प्रॉफिट या लॉस में उसको एग्जिट करते हैं। तो ये एक्सपायरी होती है जो कि थर्सडे ऑफ एवरी थर्सडे ऑफ लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, इसे हम लोग एक्सपायरी कहते हैं। कि उस ट्रेड में आपको ट्रेड सेटल करना ही पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके लेजर से एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है एम टू एम सेटलमेंट की। मतलब क्या होता है, मान लो आपने आज कोई ट्रेड ली, अगर आपने यहाँ पे फ्यूचर बाई किया या फ्यूचर सेल किया, या कोई कॉल ऑप्शन सेल करी या पुट ऑप्शन सेल करी, तो या तो आपको डे एंड पे प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा। तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपके लेजर से एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा डे एंड पे। इसे मार्क टू मार्केट सेटलमेंट कहते हैं, कि हर डे के एंड पे ये आपके लेजर से सेटलमेंट कर दिया जाएगा। अब आपने जब ये ट्रेड लिया था, आपने कुछ मार्जिन मनी अपने ब्रोकर को दिया था। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई कॉल सेल करी, तो उसके ऊपर आपको मार्जिन देने की रिक्वायरमेंट आ रही है, एज्यूम करते हैं 80,000 की। तो आपने 80,000 का मार्जिन उसे दिया और आपने ट्रेड ले लिया। अब डे एंड पे अगर आपको 20,000 का लॉस है, तो आपके लेजर में नेगेटिव हो जाएगा 20,000। तो मार्जिन वहां रह गई आपकी 60,000 की, अब क्योंकि 20 तो लॉस में चले गए। आपको इमीडिएटली वो 20,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो वो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा ब्रोकर आपको। तो ये मार्जिन मनी का डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दिया, कि कोई भी आप ट्रेड लेते हो, या तो वो ऑप्शन सेलिंग का हो या फिर वो फ्यूचर्स बाइंग और सेलिंग का हो, तो आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है ब्रोकर के पास, उसे कहते हैं मार्जिन मनी। चलिए इसको और डीपली समझते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूँ, डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, एसबीआई का लेते हैं। मान लीजिए एसबीआई का प्राइस आज के दिन पे चल रहा है 500 रुपए का, और उसका लॉट साइज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 1000 शेयर्स का उसका लॉट साइज है। तो 1000 × 500, दैट मीन्स मैं 5 लाख की क्वांटिटी के काम करना चाह रहा हूँ स्टेट बैंक में। बट
क्योंकि आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मार्जिन मनी 80,000 की ही देनी पड़े और वो 80,000 देके आप 5 लाख की क्वांटिटी के बराबर का एक फ्यूचर जो है एसबीआई का बाई कर पा रहे हो। ये जो मैंने क्वांटिटी और अमाउंट उठाया है, ये डमी एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि जब आप एफएनओ में काम करते हो, आपको पूरा का पूरा, अगर आप 100 यूनिट्स में 1000 यूनिट्स ऑफ एसबीआई में काम कर रहे हो, तो आपको 5 लाख देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 80,000 90,000 जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का मार्जिन मनी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, उतना अमाउंट आप देते हो तो आपका काम हो जाएगा, आप वो ट्रेड ले सकते हो। बस वो एम टू एम सेटलमेंट जो डे एंड पे होता है, वो आपको बराबर अपना मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर आपको इंटरेस्ट लगा देगा। थर्ड पॉइंट होता है प्रीमियम। ये अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब अपने ऑप्शंस के डिटेल्स शुरू करेंगे, वहां पर ये डिटेल्स में डिस्कस कर दूंगा मैं। लॉट साइज। लॉट साइज क्या है? जैसे अपने कैश मार्केट में काम करते हैं, तो मैं 1 शेयर या 2 शेयर एसबीआई के खरीद सकता हूँ। लेकिन एफएनओ वाले केस में आपको लॉट में काम करना पड़ता है। अगर मान लीजिए एसबीआई की लॉट उन्होंने फिक्स कर रखी है, 1000 शेयर का एक लॉट है, तो आप 500 600 शेयर के काम नहीं कर सकते। आपको 1000 शेयर का मल्टीपल्स में ही काम करना पड़ेगा। अगर आपने एक ट्रेड एक लॉट में काम किया, मतलब आपने एसबीआई के 1000 शेयर में काम कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो रिस्क होता है इसलिए ज्यादा होता है एफएनओ में, प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक लॉट 1000 शेयर के बराबर हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये भी मैं प्रीमियम की तरह अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। जब तुम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे उस समय ये रेलेवेंट है, तो मैं उस समय आपसे मैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव्स। ये कुछ समझाने की बात नहीं है, एफएनओ जो काम है वो डेरिवेटिव्स कहलाता है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो एफएनओ है, फ्यूचर्स है, मान लीजिए एसबीआई का फ्यूचर है, इसकी वैल्यू कहाँ से आई? इसका एक अंडरलाइंग एसेट है जो कि एसबीआई का शेयर है, इसलिए इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो उसके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है, इसलिए डेरिवेटिव्स कहते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या होता है? अगर मैं किसी स्टॉक में तेजी करना चाहता हूं, मैं बुलिश हूं, तो मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूं। और अगर मैं किसी स्टॉक में मंदी करना चाहता हूं, मैं बेयरिश हूं, तो मैं उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन लेता हूं। वैसे ही हेजिंग क्या होती है? एक्चुअली जो ये ऑप्शंस का काम होता है, ये एक हेजिंग के लिए बनाया गया था, बट आजकल हम लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। हेजिंग क्या होता है? मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक का 1000 क्वांटिटी के शेयर खरीदे हुए हैं कैश मार्केट में। उसमें रिस्क होता है कि वो गिर भी सकता है, इसलिए ऑप्शंस बनाया गया था कि ताकि मैं हेज कर सकूं, उसकी कॉल सेल करके या फिर पुट बाई कर करके, ताकि मैं अपना लॉस जो है एक लिमिट कर सकता हूं। इसे कहते हैं हेजिंग, द प्रैक्टिस ऑफ एंटरिंग इनटू एन एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द अंडरलाइंग एसेट। मैं खुद को बचा लूंगा जस्ट बाय डूइंग दैट ऑप्शंस पोजीशन, बाय टेकिंग ऑप्शन पोजीशन या टेकिंग दैट फ्यूचर्स पोजीशंस। तो ये होता है हेजिंग, मतलब प्रोटेक्टिंग माय लॉस। चलिए आप समझते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये एक लीगल एग्रीमेंट है, स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में। कोई एक पार्टी फ्यूचर खरीदती है, दूसरा एक पार्टी उसको बेचने के लिए राजी रहता है, और दोनों जो है उसके एक्सपायरी में या फिर उसके बीच में भी उसको ऑब्लिगेट जो ऑब्लिगेशन जो है उसकी पूरी करेंगे। अगर मैंने फ्यूचर्स बाई करा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे, और जिसने सेल किया है उसके वो लॉस हो जाता है, तो वो उसका ऑब्लिगेशन अपना पूरा करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म है, इसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटी फिक्स्ड है, सेटलमेंट डेट फिक्स्ड है, मतलब ये सब स्टैंडर्डाइज है, हम लोग इसमें कोई भी अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। इसका अंडरलाइंग एसेट होता है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं, मान लीजिए अगर मैं एसबीआई फ्यूचर की बात करता हूं, तो उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? एसबीआई के स्टॉक्स। अगर मैं किसी इंडेक्स की बात करता हूं, मान लीजिए मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो उसका अंडरलाइंग इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50। वैसे ही कमोडिटीज और करेंसीज में भी ये एप्लीकेबल होता है। लेवरेज। लेवरेज क्या है? जैसे मैंने बताया, अगर मैं कैश मार्केट में काम करता हूं, तो मैं शायद 1 शेयर में भी काम कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं 1000 क्वांटिटी में ही काम कर पाऊंगा, जो भी उसकी लॉट साइज फिक्स होगी। तो अकॉर्डिंगली मुझे लेकिन पैसे वो 1000 शेयर्स के बराबर देने नहीं पड़ते, मुझे एक मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। माइट भी जो मार्जिन मनी जो है वो 15 से 20% ऑफ द लॉट साइज की होती है। तो एक तरीके से मुझे लेवरेज मिल गया, कम पैसे देके मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूं मैं। सेटलमेंट इसकी फिजिकल डिलीवरी होती है या फिर कैश सेटलमेंट होती है। मैंने से बताया था आपको कि नॉर्मली तो अगर मैंने फ्यूचर या कॉल बाई किया है या मैंने फ्यूचर खरीदा है, तो एक्सपायरी में वो चीज का माल मेरे घर आ जाएगा, लेकिन यूजुअली वो कैश सेटलमेंट में हम लोग सेटलमेंट करते हैं। एक्सपायरी मैंने बताया था आपको, हर महीने की लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है, वहां आपको सौदा काटना ही पड़ेगा। जो प्रॉफिट हुआ हो, जो लॉस हुआ हो, वो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट है रोल ओवर का, वो बाद में डिस्कस करेंगे।
तो ये हम लोग यूज क्यों करते हैं? एक होता है स्पेकुलेशन करने के लिए, मुझे लगता है तेजी होगी तो मैं फ्यूचर बाई कर लूंगा, या फिर मैं कॉल सेल कर लूंगा, या फिर मैं पुट बेच दूंगा। ये तीन चीज होती है तेजी करने के लिए, आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्स में। तो स्पेकुलेशन करते हैं प्राइस मूवमेंट का, और एक हेजिंग करने के लिए मैंने बताया था, मेरा रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग ये करते हैं। एग्जाम्पल दिया एक हमने यहाँ पे, चलो देखते हैं। सपोज अ ट्रेडर बिलीव दैट द स्टॉक ऑफ अ कंपनी ए करंटली प्राइस्ड एट ₹100 विल राइज, मतलब किसी एक स्टॉक ऑफ कंपनी ए है, उसका स्टॉक का प्राइस आज के दिन पर 100 है, मुझे लग रहा है कि वो राइज करेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया 100 रुपए का, और डिलीवरी इन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाई किया है फ्यूचर्स का 100 रुपए का। और अगर स्टॉक प्राइस जो है वो 120 हो जाता है, तो मैं उसको बेच के कमा सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपए का। अब हमने फ्यूचर्स को तो समझ लिया, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने का था नहीं आपको, बस अपने को ये पता चल गया कि इसमें लॉट साइज में काम होना है। एवरी थर्सडे ऑफ लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इसमें अपने को सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट या लॉस होगा, बीच में भी अगर मैं काटना चाहता हूँ सौदा तो मैं डेफिनेटली काट सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं उसको लास्ट थर्सडे तक ही लेके जाना है मुझे। अब समझते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये भी एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। यहाँ पर जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास एक राइट होता है और ऑब्लिगेशन नहीं होता। देखिए ऑप्शंस जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, अगर चाहो तो नोट्स बना के लिखिएगा ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज थोड़ा क्रिटिकल आपको लग सकता है। और हाँ, जो अगर कोई सीए का स्टूडेंट है यहाँ पे, या फिर जिसने फाइनेंस पढ़ी हुई है इन एमबीए या फिर सीए फाइनल में, तो डेफिनेटली उसको एक बेसिक आइडिया होगी इसके बारे में। बाकी लोग नोट्स डेफिनेटली बनाए ताकि आपको ये समझ में आता रहेगा। इसमें स्ट्राइक प्राइस इन्वॉल्व होता है। चलिए अब शुरू करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। एक्सपायरी तो चलो आपको पता ही है। स्ट्राइक प्राइस क्या है? अगर मान लीजिए आज के दिन पर स्टेट बैंक का भाव चल रहा है 500 रुपए, मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक यहां से तेजी करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं कॉल बायर करना चाहता हूं, मैं तेजी करना चाहता हूं, तो मैं कॉल बायर बन सकता हूं। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है तेजी करने के, कॉल बाई करने के। या तो मैं 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर लूंगा, या तो मैं 520 रुपए की, या मैं मतलब बोलने का मतलब 500 से कुछ भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करूंगा, या तो मैं 500 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करूंगा। तो एग्जांपल लेते हैं, चलो या तो मैंने 500 की बाई करी, या 520 के कॉल की स्ट्राइक प्राइस बाई करी, या फिर 480 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई करी। तीनों के भाव अलग अलग होंगे, और जब मूवमेंट शेयर करेगा ऊपर की तरफ, तो तीनों का जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा वो भी अलग अलग तरीके से आएगा। इसका रीजन अलग अलग है, मैं उस रीजन में नहीं जा रहा, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आज का बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोग के फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं जो कॉल बाई करूंगा, मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जो बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, या तो वो मल्टीपल्स ऑफ 5 में भी हो सकती है, या मल्टीपल्स ऑफ 10 में भी हो सकती है। आपको हर एक रुपए की स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए कि अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 में अवेलेबल है अगर स्टेट बैंक में, तो 510 की भी खरीद सकता हूँ, 520 की भी खरीद सकता हूँ, 530 की भी खरीद सकता हूँ, अगर मैं 500 के ऊपर की बात करूं। और अगर मैं 500 के नीचे की बात करूं, तो मैं 490 की भी खरीद सकता हूं, 480 की भी खरीद सकता हूं, और 470 की भी कॉल प्राइस, स्ट्राइक प्राइस की मैं कॉल बाई कर सकता हूं। तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस, कि मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे तेजी कर रहा हूं। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो वहां पर आप देखोगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपने को समझना था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो मैंने बता दिया। तो जरूरी नहीं है कि जिस प्राइस पे आप आज खड़े हो उसी की आपको कॉल बाई करनी है, आप ऊपर की या नीचे की भी कॉल बाई कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दो टाइप की ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। किसी को लिखना हो तो लिख लो, कॉल बायर मतलब वो तेजी करना चाह रहा है, ही हैज एन ऑप्शन टू बाई, ही हैज अ राइट टू बाई। ये राइट है मेरे पास, क्योंकि मैं कॉल बायर हूं, मुझे प्रीमियम दे के कुछ खरीद रहा हूं। तो बंदा कुछ दे के कुछ खरीदता है ना, तो उसके पास एक राइट आता है, ऑब्लिगेशन नहीं आता है। वैसे ही पुट बायर जो है वो मंदी वाला होता है, किसी को लगता है मार्केट गिरने वाला है तो वो पुट बाई कर सकता है। तो मेरे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट किस चीज का? तो एग्जांपल लेते हैं, मैंने स्टेट बैंक की कॉल बाई करी 500 रुपए की, मंथ एंड पे स्टेट बैंक चला गया 540 रुपए, तो मेरे पास किस चीज की राइट है? स्टेट बैंक के शेयर को 500 रुपए में बाई करने का राइट है मेरे पास। हालांकि मार्केट में दाम चल रहा है 540, लेकिन मेरे पास राइट है स्टेट बैंक के शेयर्स को 500 रुपए में खरीदने का, क्योंकि मैंने कॉल बाई कर रखी थी 500 रुपए की। तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? क्योंकि मैंने 500 की कॉल बाई करी थी, आज के दिन पर दाम चला गया है 540, तो मुझे प्रॉफिट हो गया है 40 रुपए का।
बट क्या मैंने वो कॉल खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे? डेफिनेटली। कुछ खरीदना होता है तो उसका पैसे लगते हैं, उसे कहते हैं प्रीमियम। अज्यूम करते हैं वो 500 की कॉल बाई करने के लिए मैंने 10 रुपए प्रीमियम दिया था। मैंने कॉल खरीदी 500 की स्ट्राइक प्राइस की, एक्सपायरी पे दाम हो गए 540। मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि 40 रुपए का, क्योंकि मेरे पास राइट है कॉल बाई वो एसबीआई के स्टॉक्स बाई करने का 500 रुपए पे। तो मैं 500 में मार्केट से स्टेट बैंक के शेयर खरीद लूंगा। सॉरी, नॉट माफना मार्केट, जो मेरा कॉल सेलर था जिससे मैंने कॉल बाई करी, जिससे मैंने वो पावर लिया, जिससे मैंने वो राइट लिया, उससे मैं 500 रुपए में स्टॉक बाई कर लूंगा और 540 रुपीज में मैं उसको बेच दूंगा। प्रॉफिट हुआ मुझे 40 रुपए का। लेकिन मैंने 10 रुपए जो है प्रीमियम भी दिए थे वो कॉल बाई करने का, एक प्राइस दिया था मैंने वो कॉल बाई करने का। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 40 माइनस 10, 30 रुपए का। तो इस तरीके से मुझे कॉल में प्रॉफिट हुआ। अब यही अगर मैंने 520 की कॉल खरीदी होती तो 520 की कॉल मुझे कम रुपए में मिलती, क्योंकि मैंने एक रिस्क लिया था ज्यादा। मैंने 520 के ऊपर भी प्राइस जाएगा ऐसा मैंने रिस्क लिया था। तो आगे तो शेयर को 500 से 520 जाना है, उसके ऊपर वो जब जाएगा तो उतना मुझे प्रॉफिट शुरू होगा। तो मैंने एक बड़ा रिस्क लिया। जब मैं एक ज्यादा रिस्क लेता हूं तो मुझे पैसे कम देने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे मान लेते हैं कि 5 रुपए में 520 की कॉल मिल गई। अब प्राइस एंड होती है 540 में, प्रॉफिट हुआ 520 माइनस 540, 20 रुपए का। प्रीमियम दिया मैंने 5 रुपए का, तो प्रॉफिट हुआ मुझे 15 रुपए का। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। प्रीमियम तो कम लगे आपके, लेकिन रिस्क ज्यादा ये है कि आपका प्रॉफिट शुरू होगा जब प्राइस 520 रुपए के ऊपर जाएगा। और जो 500 की स्ट्राइक प्राइस जिसने बाई करी थी उसका प्रॉफिट तो वहीं शुरू हो गया था जब प्राइस जो है 500 के ऊपर जाना शुरू हो गया था। वैसे ही कोई अगर 480 की पुट कॉल बाई करता है, उसका प्रॉफिट तो शुरू हो चुका है। वो ऑलरेडी, सॉरी पुट नहीं, कॉल बाई करता है, वो तो ऑलरेडी 20 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है। इसीलिए उसने प्रीमियम भी जो है ज्यादा दिए होंगे। उसने प्रीमियम दिया होगा, अज्यूम करते हैं 25 रुपए का। अब अगर स्टॉक यहां से 40 रुपए ऊपर बढ़ता है तो 540 माइनस 480, उसका प्रॉफिट हुआ 60 रुपए, बट उसके जेब से लगे थे 25 रुपए। तो उसके पास बचे कितने? कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 35 रुपीज उसके पास बचते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दी प्रीमियम पेड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉल के बारे में समझ में आ गया। और क्योंकि मैंने आपको ये इतना एग्जाम्पल दे दिया है तो मैं तुरंत ले चलता हूं आपको थोड़ी सी आगे वाली स्लाइड में, ताकि आपको कंटिन्यूटी महसूस हो, आपको पता चले कि ये ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल दे दी, बताया था आपको कि अगर प्राइस चल रहा है 500 रुपए और मैंने 500 रुपए की ही स्ट्राइक प्राइस पे बाई करा, तो क्या सेम डे जिस दिन मैंने कॉल बाई किया उस दिन क्या मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है? जी नहीं। प्रॉफिट तब होगा जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू होगा। इसलिए मैंने बाई करी है एट द मनी। तो जिस दाम पे अभी स्टॉक प्राइस है उसी दाम का अगर मैं स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज एटीएम, एट द मनी। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने 450 की कॉल बाई करी, दाम अभी चल रहा है 500 रुपए, तो क्या आज के अभी के दिन, अभी के पॉइंट पे मैं प्रॉफिट में हूं कि नहीं? जी हाँ। जिससे मैंने कॉल बाई करी है स्ट्राइक प्राइस 450 की, उससे मैं आज के दिन पे 450 के रुपए पे स्टेट बैंक के शेयर्स बाई कर सकता हूं, राइट। और क्योंकि आज का अभी का भाव चल रहा है 500, मैं 500 में स्टेट बैंक मार्केट में बेच सकता हूं। दैट मीन्स मुझे अभी के अभी 50 रुपए का फायदा हो सकता है। हेंस दैट इज कॉल्ड एज इन द मनी। मैं अभी इन द मनी हूं, मैं अभी प्रॉफिट में हूं। दैट इज कॉल्ड एज इन द मनी। तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस के नीचे चल रही हो, फ्रॉम द कॉल बायर पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो प्रॉफिट में है अभी के अभी, हेंस इट इज कॉल्ड एज इन द मनी। और अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस मेरी करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा की है, मान लीजिए अपने एग्जांपल में जो यहां लिखा हुआ है स्क्रीन में 550 की है, दैट मीन्स 550 का राइट है मेरे पास सदर से स्टेट बैंक के शेयर्स बाई करने का। और अभी चल रहा है प्राइस स्टेट बैंक का मार्केट में 500। तो अगर मैं 550 में खरीद के 500 में बेचता हूं मार्केट में, मुझे 50 रुपए का नुकसान है आज के दिन पे। हेंस मैं फिलहाल लॉस में हूं। हेंस इट इज कॉल्ड एज ओटीएम कॉल, आउट ऑफ मनी। मैं पैसे नुकसान में हूं, आउट ऑफ मनी। होप ये एग्जांपल आपको एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर कर दे रहा है इस एग्जांपल से। वैसे ही अगर मैं पुट की बात करूं, तो पुट क्या होती है? पुट इज एन ऑप्शन, कॉल इज वॉज एन ऑप्शन टू बाई। तो मुझे, मेरे पास कॉल करने से मेरे पास
बाई करने का ऑप्शन आ रहा था, मेरे पास पावर था कि मैं स्टेट बैंक का शेयर उस बंदे से जिसने मुझे कॉल बेची है उससे मैं बाई कर सकूं मेरे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस विच वाज कॉल्ड एज द स्ट्राइक प्राइस। वैसे ही पुट जो होता है, मेरे पास पावर है उस शेयर को बेचने का एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विच इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस, जिससे मैंने पुट खरीदी है। तो अगर मुझे लग रहा है कि अब मंदी आने वाली है, स्टेट बैंक का शेयर गिरने वाला है, तो मैं पुट खरीदूंगा। अगर मुझे तेजी लग रही है तो मैं कॉल खरीदूंगा। चलिए पुट को समझते हैं। स्टेट बैंक का दाम है 500 रुपए, मुझे लग रहा है गिरेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट खरीद ली स्टेट बैंक की 500 रुपए में, 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की। कितने रुपए दिए, मान लेते हैं 15 रुपए दिए मैंने। स्टेट बैंक का दाम गिर जाता है 30 रुपए, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ एट द मंथ एंड, 30 रुपीज का, क्योंकि 470 वो दाम हो गया। 470 से मार्केट में खरीद लूंगा और जो उसने मुझे पुट बेचा उसको 500 रुपए में बेच दूंगा, क्योंकि उसने मुझे 500 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरा। तो 30 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 15 रुपए का मैंने प्रीमियम दिया था उसको। नेट मुझे कितने बजे, 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15 मुझे बच गए। यही अगर मेरा 480 का पुट होता तो मैंने प्रीमियम उसको कम दिए होते, उसको मैंने प्रीमियम 5 रुपए दिए होते, लेट्स अज्यूम। मार्केट प्राइस क्लोज्ड एट 470, प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का माइनस 3 रुपए का प्रीमियम या 5 रुपए का प्रीमियम जो मैंने दिया उसको, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए। यही अगर मैंने 520 की पुट खरीदी होती, यहां मैंने प्रीमियम ज्यादा दिया होता, क्योंकि दाम चल रहा था 500, मैं राइट ले रहा हूं 520 में बेचने का, तो मैंने यहाँ प्रीमियम अज्यूम करते हैं 20 रुपए दिए होते। दाम क्लोज हुआ 470, 470 में मार्केट से लूंगा, 520 में उसको बेच दूंगा, 50 रुपए का प्रॉफिट और 20 रुपीज का मेरा प्रीमियम अगर अज्यूम करूं, 30 रुपीज मुझे प्रॉफिट यहाँ पे बच जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है कॉल वाला, बस उल्टा हो जाता है। कॉल में मेरे पास राइट था बाई करने का, पुट में मेरे पास राइट है उस माल को उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बेच देने का। यहाँ पर भी एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने कॉल में समझाया था आपको, बस कॉल के ठीक उल्टा होगा यहाँ पे। अगर मैंने 450 की पुट बाई करी, आज के दिन पे स्टॉक प्राइस चल रहा है 500 रुपए, दैट मीन्स आज के दिन पर तो मैं स्टेट बैंक को मार्केट में 500 में बेच सकता था, लेकिन मैंने 450 में बेचने की उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं आज के दिन पर तो नुकसान में हूं मैं। हेंस ओटीएम। एटीएम तो सेम स्ट्राइक प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस, हेंस कोई रेलेवेंस नहीं है, तो एटीएम कहते हैं एट द मनी उसमें। और अगर आज के दिन पर स्टेट बैंक अगर 500 की और मैं कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा हूं कि मुझे 550 में बेचना है, दैट मीन आज के दिन पर मैं प्रॉफिट में हूं उस कॉन्ट्रैक्ट में, हेंस दैट इज कॉल्ड इन द मनी, मेरे पास प्रॉफिट में हूं आज के दिन पर। देखिए यहाँ उल्टा है, कॉल बायर के केस में ओटीएम ऊपर है 550 स्ट्राइक प्राइस, पुट बायर के केस में आईटीएम ऊपर है 550 स्ट्राइक प्राइस। तो आई होप एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट आपको ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फिर से चलते हैं अपनी वही स्लाइड में जहां पर अपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे थे। इसके की एलिमेंट्स क्या है, वही जो फ्यूचर्स में थे, अंडरलाइंग एसेट, स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया आपको, एक्सपायरी यहाँ पर भी सेम होती है, प्रीमियम मैंने बता दिया आपको। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन मैंने बता दिया। कॉल ऑप्शन वो है जिसके पास, होल्डर के पास राइट है कोई अंडरलाइंग एसेट को बाई करने का उस स्ट्राइक प्राइस पे, और पुट ऑप्शन के पास राइट होता है उसको उस एसेट को बेचने का उसी स्ट्राइक प्राइस पे जिसपे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दोनों को बाई करने के लिए हमें प्रीमियम देना पड़ता है, और जो कॉल सेलर है या पुट सेलर है उसको प्रीमियम मिलता है। की फीचर्स क्या है, एक्सपायरी पढ़ ली हमने, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं अपने, हेजिंग कर सकते हैं, बट हम लोग आज स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने वाले, वी विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल टुडे। टाइम डिके, अगर मैंने एग्जांपल देता हूं, अगर मैं 500 के आज के दिन पे स्टेट बैंक चल रहा है हमारे एग्जांपल में, तो मैं सेशन खत्म होने तक इसको 500 ही मानूंगा कि आज स्टेट बैंक का दाम 500 चल रहा है। अगर मैंने 500 की कॉल खरीदी और बाय द एंड ऑफ द मंथ स्टेट बैंक 500 ही रहता है, और 500 की कॉल खरीदने के लिए मैंने 20 रुपए दिए थे, तो क्या लगता है आपको एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, कॉल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। सर एक्सपायरी भूल जाओ, 10 दिन बाद क्या होगा, हो सकता है कॉल की वैल्यू 20 से 15 हो जाए। 20 दिन बाद क्या होगा, हो सकता है कॉल की वैल्यू 20 से 7-8 रुपए आ जाए। क्यों, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, ये डिके होता रहता है बाय टाइम, इसमें टाइम डिके चलता रहता है। हेंस कॉल बायर के पास यहाँ पे लॉस होने का बड़ा प्रोबेबिलिटी है अगर झट मूवमेंट नहीं आता हो उसके फेवरेबल डायरेक्शन में। हेंस मैं बताऊंगा क्यों कि आपको कॉल बाई या पुट बाई
नहीं करनी चाहिए, और करनी भी है तो कब करनी चाहिए, ये अपने डिस्कस करेंगे, अपने एग्जांपल्स देखेंगे उस समय। तो मैं आई ट्राई टू बी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आइदर अ कॉल सेलर और अ कॉल बायर, सॉरी, आइदर अ कॉल सेलर और अ पुट सेलर। मैं बाइंग बड़ी कम करता हूं, अगर मुझे लगता है कि इमीडिएटली आज या कल में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है तो ही मैं बायर बनने की ट्राई करता हूं, अदरवाइज आई डोंट बाई। समझेंगे क्यों इस चीज को। यूज हमने पहले ही देख लिया, अब एग्जांपल देखते हैं। मैंने डाबर का शेयर देखा, उसके करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 540। उसके 3 महीने बाद का एक कॉल ऑप्शन है 540 का। तो बाबर का जो लॉट साइज है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो 1250 का है, और उसके लिए उसकी मैंने कॉल बाई करी, उसके लिए प्रीमियम दिए मैंने 50 रुपए। समरी कर देता हूँ, डाबर का करंट मार्केट प्राइस 540 चल रहा है, 3 महीने बाद का मैंने कॉल बाई किया 540 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस का, लॉट साइज है 1250, और प्रीमियम मुझे पर शेयर का लगा 50 रुपए का। तो 3 पॉसिबिलिटी है, स्टॉक प्राइस या तो चला गया ऊपर 540 का हो गया 600, या तो 540 का हो गया 500, या सेम रह गया 3 महीने बाद 540 रह गया। तो क्या होगा मेरा वैल्यू, तो 540 से अगर प्राइस चल जाता है 600 तो मुझे प्रॉफिट हुआ 60 रुपए, लेकिन प्रीमियम दिए मैंने 50, तो नेट बचा मुझे 10 रुपए। सिंपल। अगर प्राइस चला गया नीचे तो ऑफ कोर्स मैं अपनी कॉल को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। चलो समझते हैं क्यों, लॉजिक क्या है। मैंने कॉल बाई करी 540 की। कॉल क्या होता है, राइट टू बाई एन एसेट। मार्केट में 3 महीने बाद डाबर का शेयर मुझे मिल रहा है 500 रुपए का। मेरे पास कॉल राइट है, मेरे पास पावर है डाबर का शेयर खरीदने का एट अ प्राइस ऑफ 540। मैं क्या करूंगा, मैं क्या 540 उस कॉल सेलर से खरीदूंगा या मार्केट से खरीद लूं 500 रुपए में। ऑफ कोर्स मार्केट में सस्ता है तो मैं 500 में खरीदूंगा। दैट मीन जो 540 का कॉल खरीदा उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो लैप्स हो गया, वो जीरो हो गया। हेंस वो 40 रुपीज जो भी मैंने प्रीमियम दिया 50 रुपए का, वो मुझे नुकसान हो गया, मैं उसकी एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं। वैसे ही अगर प्राइस सेम रह जाती है तो मैं मार्केट से खरीदूं या कॉल सेलर से लूं, बात तो एक ही है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ कॉल का, इस केस में भी 40 वाली कॉल जो है वो जीरो हो जाएगी। हेंस देयर इज नो बेनिफिट व्हिच आई एम लेफ्ट विथ। अभी तक मैंने बोला आपको कि कॉल बाई मतलब तेजी होती है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला कि मैं कॉल बाई नहीं करता हूं। दैट मीन्स मैं सेलिंग करता हूं, लेकिन कॉल सेल नहीं करता जी, मैं पुट सेलिंग करता हूं। कॉल बायर होता है जिसको फ्यूचर में स्टॉक्स बाई करने हैं, मतलब वो तेजी कर रहा है, उसको लग रहा है माल ऊपर जाएगा। तो अगर मेरे पास कॉल बाई रहेगी, मैं स्ट्राइक प्राइस एक ऐसी फिक्स करूंगा जिस भाव में मैं फ्यूचर में मैं उठा सकता हूं माल को, तो वो कॉल बायर है, उसको तेजी लग रही है तो वो कॉल बाई करता है। वैसे ही पुट सेलर भी जो है वो तेजी का संकेत करता है। उसने किसी और को राइट दिया है कि भैया मुझे बेच देना माल, मैं ले लूंगा, तुम मुझे बेच देना मैं ले लूंगा। दैट मीन्स मैं ले लूंगा मतलब मैं तेजी कर दूंगा। तो अगर मुझे तेजी लग रही है फ्यूचर में, या तो मैं कॉल बाई करूंगा किसी को प्रीमियम देके, या फिर मैं किसी और को बोल दूंगा मुझे बेच देना, लेकिन तुमको मैंने पावर दिया है मुझे बेचने का, इसके मुझे पैसे दो। समझ में आया। या तो मैंने खुद पावर लिया, कॉल बाई करके मैंने पावर लिया तेजी करने का, कोई स्टॉक को बाई करने का एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, या फिर मैंने किसी और को पावर दिया मुझे बेच देना, और ये उसको पावर दिया मैंने, इसलिए मैंने उससे पैसे भी ले लिए कि मैं उस भाव में तुमसे ले लूंगा। तो क्योंकि मैं लेने की बात कर रहा हूं दोनों जगह में, बट यहां पर मैं किसी और को पावर दे रहा हूं, उसके पास राइट होगा, मेरे पास राइट नहीं है। मेरे पास ऑब्लिगेशन है, मुझे लेना पड़ेगा उससे, इसलिए मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम इज इन फेवर ऑफ द सेलर, ऑप्शंस का प्रीमियम जो है वो डिके होता रहता है। मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि ऑप्शंस का प्रीमियम जो है वो टाइम डिके होता रहता है, टाइम के साथ साथ वो प्रीमियम जैसे बर्फ पिघलती है वैसे ऑप्शंस का प्रीमियम भी पिघलता है। हेंस जो ये पुट सेलर होता है, अगर इसके फेवर में, अगर कॉल बायर के फेवर में या पुट बायर के फेवर में अगर ट्रेड नहीं गई, मतलब तेजी नहीं आई इन केस ऑफ कॉल बायर, और पुट बायर के केस में मंदी नहीं आई, जिसने मुझे पुट बेचा उसको लग रहा था मंदी आएगी, उसकी अगर मंदी नहीं आई तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम मेरा हो गया। समझेंगे इसको भी एग्जांपल्स के साथ। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि कॉल बायर तेजी करना चाहता है,
वो करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। पुट सेलर, वो किसी और को, कोई और जो मंदी करना चाहता है उसको पावर दे रहा है, तो वो किसी मंदी करने वाले को पावर दे रहा है। दैट मीन्स वो खुद तेजी करना चाह रहा है। दैट मीन्स पुट सेलर भी जो है वो तेजी करना चाहता है। पुट सेलर भी तेजी होता है, तेजड़ होता है, वो भी बुलिश होता है, वो भी एक बुल है। वैसे ही अगर हम लोग पुट बाई की बात करें, मतलब मैं मंदी करना चाहता हूं, या फिर कॉल सेलर की बात करें, वो भी मंदी करना चाहता है। कैसे? पुट बायर मंदी करना चाहता है, उसने किसी को पुट बाई कर लिया किसी से कि भैया मैं अगर चाहूं तो मैं तुम्हें इस रेट पे माल बेचूंगा। कॉल सेलर क्या होता है? उसने किसी और को पावर दिया कि मेरे से ले लेना, मैं बेच दूंगा तुम्हें। तो पुट बायर भी क्या कर रहा है? वो भी बेचना चाह रहा है। कॉल सेलर भी क्या कर रहा है? वो किसी को पावर दे रहा है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, मुझसे आके ले लेना। लेकिन वो पावर किसी और को दे रहा है। पुट बायर ने पावर खरीदा, कॉल सेलर ने किसी और तेजड़ को पावर दिया कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। पुट बायर भी बेचेगा, कॉल सेलर भी बेचेगा। डिफरेंस यही है, पुट बायर किसी से राइट खरीद रहा है बेचने का, और कॉल सेलर किसी तेजड़िया को पावर दे रहा है कि मुझसे आके खरीद लेना। लेकिन यहाँ पर भी टाइम जो है सेलर के फेवर में होता है, प्रीमियम डीके होता रहता है। अगर तेजी नहीं हुई, मंदी हो या नहीं हो, अगर तेजी नहीं हुई, कॉल सेलर की जीत हो जाएगी, पूरा प्रीमियम इसके घर चला जाएगा। ये भी एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं कॉल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर पुट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जांपल है एक्साइड का। ये लास्ट वीक का एग्जांपल है। मैंने सीए इंस्टीट्यूट में सेशन लिया था, तो उस समय ये मंथ की 4 दिन ही हुए थे, तो ये उस 4 दिन का ग्राफ मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पे। तो 4 दिन में क्या हुआ था? एक्साइड का प्राइस चला गया था 472 से 512। कौन सा प्राइस? कैश मार्केट का प्राइस। मतलब क्या हुई? तेजी। तो किसी ने अगर पुट सेलिंग करी होती, तो उस समय दाम मैंने बताया कितना था, 470 रुपीज का प्राइस था एक्साइड का। और ये जो पुट है ये भी 470 रुपीज, मतलब अगर मैंने एट द मनी पुट किसी ने बेचा होता, तो जिस दिन दाम 470 था एक्साइड का, उसको पुट मिल रहा था या बेच पा रहा था वो 15 रुपए 90 पैसे में। तो किसी ने 15 रुपए 90 पैसे में पुट बेचे, और ये 4 दिन में इसने हाई बनाया, इसने क्लोज दिया 511, तो प्राइस मूवमेंट हुई थी यहाँ पे 40 रुपए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी देके 15 रुपए 90 पैसे पर शेयर का प्रीमियम ले लिया उसने, और 4 दिन में ही वो उसको क्लोज कर सकता था 2 रुपए 60 पैसे में। मतलब 15 रुपए 90 का प्रीमियम डिके होके हो गया 2 रुपए 60 पैसे। तो अराउंड 13.5 रुपए या अराउंड 14 रुपए 30 पैसे, 13 रुपए 30 पैसे पुट सेलर ने कमा लिए। उसने बेचा 15.90 में, 2.60 में उसने खरीद लिया, 13 रुपए 30 पैसे उसके घर में। तो यहाँ पे क्या डिस्कस लिखा है, मैंने समरी कर दी कि क्लोजिंग प्राइस जो है 26 सितंबर को एक्साइड की थी 470, 471.75। तो मैंने पुट सेल किया 470 का 15 रुपए 90 पैसे में, और 1 अक्टूबर को उसका प्राइस क्लोज होता है 511 रुपए 55 पैसे में एक्साइड का, और वही स्ट्राइक प्राइस 470 की उसकी पुट की वैल्यू 2 रुपए 80 पैसे में बंद होती है। अकॉर्डिंगली जो पुट का दाम है उसमें 15 रुपए 90 पैसे से गिरावट आई 2 रुपए 80 पैसे तक, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 13 रुपए 10 पैसे का, अगर मैंने पुट सेल करके काम किया होता तो। अब कोई बोलेगा सर यहाँ तो प्राइस चला गया था 470 से 511, मतलब 40 रुपए तो सर स्टॉक को ही बढ़ गया, मुझे कमाई हुआ खाली 13-14 रुपए, तो सर मैं तो स्टॉक ही खरीद लिया होता। जी हाँ, अगर आपने कैश मार्केट में काम किया होता और आपके पास अच्छे खासे कैश हैं, तो आपने डेफिनेटली कैश में उठाया होता, तो आपको ज्यादा मुनाफा हुआ होता, पर शेयर 40 रुपए आपके पास बन गए होते। लेकिन अगर किसी को पास पैसे नहीं हो, अगर उसके पास 70-80 हजार रुपए ही हो, और उसको काम करना है पूरे एक लॉट में 7-8 लाख रुपए के ट्रेड से करनी है, तो उसको एफएनओ में वो आना चाहता है एफएनओ में। क्योंकि आपने जब ये ट्रेड लिया होगा, आपके लगे होंगे, सिर्फ मार्जिन लगी होंगी 80 हजार रुपए का, और करस्पॉन्डिंगली आपने अगर
आपको अगर उसी क्वांटिटी का एक्साइड का कैश मार्केट में आपने काम किया होता तो शायद आपको दगाने पड़ते यहाँ पे 7-8 लाख रुपए का। तो यही डिफरेंस है कैश मार्केट और फ्यूचर ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस हो सकता है आपने, आई अज्यूम कि आपको ये पुट सेलिंग की कॉन्सेप्ट जो मैंने एग्जांपल दिखाया आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं कॉल सेलर के एग्जांपल से देखते हैं एक बार, और भी डिस्कस करेंगे और भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ये एग्जांपल है स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक का जो प्राइस है वो 803 से गिर के चला गया था 795 में, मतलब 7 रुपए की गिरावट आई थी। बट जो कॉल सेलर है उसने कॉल बेची थी 2495 की, और उसके बाद उसने बाई करी होगी उसको 1955 में, मतलब अराउंड 5 रुपीज 40 पैसे का प्रॉफिट, जो कि यहाँ समझ लेते हैं अपने। स्टेट बैंक का प्राइस जब 803 रुपए के आसपास था तो हमने कॉल बेची, हमें मुझे लगा कि स्टेट बैंक गिरेगा तो हमने कॉल बेची 800 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की, जिसमें उसका दाम चल रहा था 2455। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, वो जो कॉल था उसकी प्राइस गिर के आ गई 2045 पे, और स्टेट बैंक का दाम गिर गया था 801.85 से 796.95, मतलब अराउंड 5 रुपीज की फॉल आई थी स्टेट बैंक के प्राइस में। और करस्पॉन्डिंगली कॉल की प्राइस में भी फॉल आई है अराउंड 5 रुपीज का। तो जो कॉल सेलर था उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जस्ट इन अ फॉल ऑफ 5 रुपीज इन द प्राइस ऑफ स्टेट बैंक। तो बेनिफिट क्या होता है कॉल बेचने का? एक तो इमीडिएट कैश फ्लो है, जो प्रीमियम पे मैंने कॉल बेचा वो मेरे लेजर में आ जाता है, बस उसके बदले में मुझे मार्जिन देना पड़ता है। मैंने यहाँ लिखा है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। कोई अगर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो वो प्रोबेबिलिटी जानता होगा कि मेरा जीतने का चांस कितना है। चलिए एक मिनट देता हूँ, आप लोग सोचिए कि जो कॉल सेलर होता है या कॉल या पुट सेलर होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग द ट्रेड? 30 सेकंड देता हूँ, सोचिए क्या लगता है आप लोग को, दिमाग पे जोर डालिए। कुछ सोचा हो तो पेपर में लिखिए कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है, फिर मैं तो बताने ही वाला हूं आपको। चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपने वही स्टेट बैंक का, जिसका दाम चल रहा है आज के दिन में 500 रुपए का। मैंने 520 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल करी, मतलब मैं मंदी कर रहा हूं, लेकिन 520 रुपए की स्ट्राइक प्राइस थी। अब क्या क्या इंप्लीकेशन आएंगे? मार्केट वहीं से गिर गया, सर ने बोला था कि मंदी कर रहे हैं स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक गिर गए। तो 500 से नीचे आया, कौन जीता? कॉल सेलर अंकित सर जीत गए। तो 1:1, मतलब एक बार ट्रेड हुआ, एक बार कॉल सेलर जीत गए यहाँ पे। सेकंड सिनेरियो, मार्केट नहीं गिरा, वहीं का वहीं रह गया। 500 की स्ट्राइक प्राइस थी उस दिन, प्राइस भी 500 था, क्लोजिंग भी 500 में हुई मंथली एक्सपायरी पे। क्या होगा? पूरा का पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा, क्योंकि कॉल बायर तो आएगा नहीं इनके पास, मेरे पास, क्योंकि उसको तो उसी दाम पे मार्केट में मिल रहा है। तो उसे कॉल जीरो हो गया, कॉल की कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। उसने जो मुझे कॉल खरीदा था, मैंने जो उसको कॉल बेचा, उसकी कोई वैल्यू कॉल बायर के लिए नहीं रही। तो 20 रुपए का प्रीमियम हो गया जीरो। दैट मीन्स दो गेम हुए, दोनों मैच मैं जीत गया। थर्ड सिनेरियो, प्राइस ना अंकित सर के अगेंस्ट में चला गया, प्राइस चला गया ऊपर, लेकिन 520 के नीचे नीचे या 520 में बंद हो गया। कॉल बायर ने 520 की स्ट्राइक प्राइस बाई करी थी मुझसे, दाम चल रहा है मार्केट में 520, मैं भी उसको 520 में ही बेचूंगा। क्या वो मेरे पास आएगा? जी नहीं, वो मार्केट से खरीद लेगा। इस केस में भी उसका जो प्रीमियम दिया हुआ मुझे बेकार हो गया। दैट मीन्स प्रीमियम डिके हो गया, मतलब 20 के हो गए जीरो। 3 मैच में तीनों बार कॉल सेलर ने जीता। चौथा मैच, दाम चले गए 530, 540, मतलब 520 के ऊपर, जो स्ट्राइक प्राइस थी उससे ज्यादा। इस केस में आपका कॉल सेलर हार गया मैच, कॉल बायर जीत गया मैच। तो 4 मैच में से 3 मैच हमेशा कॉल सेलर जीतता है। सिमिलरली पुट सेलर वाले केस में 4 में से 3 मैच पुट सेलर जीतेगा, सिर्फ एक मैच जो है पुट सेलर हारेगा। तो hence the probability of winning of a seller, either a call seller or a put seller, is 3:1, मतलब 3 बार हमेशा सेलर जीतता है, एक बार सेलर हारता है। लेकिन जब सेलर हारता है, अगर वो बड़ी मैच हार गया तो उसका लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। हेंस रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कुछ लोग कहते हैं सर अगर मेरा प्रीमियम डबल हो जाता है, मतलब अगर मैंने 20 रुपए का प्रीमियम सेल करके लिया, अगर वो प्रीमियम 40 हो जाता है तो मैं ट्रेड से निकल जाता हूँ। कुछ कहते हैं सर वो ट्वाइस हो जाता है तो मैं निकलना हूँ। मैं अगर 20 का प्रीमियम मैंने बेचा है, वो अगर 60 में आता है तो मैं ट्रेड से निकल जाता हूँ, मैं 40 रुपए तक का लॉस ले सकता हूँ सर। कुछ कहते हैं सर ये 20-40 नहीं, मैं तो चार्ट देखता हूँ, अगर मुझे चार्ट वाइज लगा कि मेरे अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, मैं ट्रेड से निकल जाता हूँ। कौन सही है कौन गलत? कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, सबका अपना अपना फंडा है, और लास्ट में सभी जीत के निकलेंगे। बस ये रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। देर इज नो फिक्स रूल, देर इज नो रूल ऑफ द लैंड कि ये स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म सही है। देर इज नो सच मैकेनिज्म। आपको अपना मैकेनिज्म डिसाइड करना है, आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है, जो आपके ऊपर सुटेबल हो, या फिर जिसने आपको सिखाया हो, उसने कुछ सिखाया है उसको फॉलो करिए, बट यू हैव टू फॉलो डेडिकेटेडली, और देखना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है, जिससे सीखा है, उसने आपको सही सिखाया हो। चलो, तो होप आई एम वेरी क्लियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हाई क्यों है इन द केस ऑफ सेलर्स, चाहे कॉल सेलर हो चाहे वो पुट सेलर हो। प्लस एक और बेनिफिट होता है सेलिंग का, कि अगर मार्केट मंदी में हो तो आप कॉल सेलिंग कर सकते हो। अगर आपका न्यूट्रल आउटलुक है, कहीं नहीं जाएगा मार्केट, तो भी आप कॉल सेलिंग कर सकते हो। वैसे ही पुट वाले केस में आपको मंदी, आपको तेजी लग रही है तो पुट सेलिंग करो। न्यूट्रल मार्केट में भी पुट सेलिंग करो। ऊपर नहीं जाएगा बट गिरना नहीं चाहिए, आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहना चाहिए, तो आप पुट सेलिंग कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स है सेलिंग कॉल और सेलिंग पुट के। इन द मनी ओटीएम एटीएम मैंने बढ़िया एग्जांपल देके ऑलरेडी आपको बता दिया है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। अब एक चीज डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऑप्शंस क्यों ट्रेड करते हैं। हम लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो पहला रीजन है कि एक तो भाई मैंने बताया था, कम पैसे देके बड़ा ट्रेड आप ले सकते हो। आप यहाँ लॉट में काम करते हो या एफएनओ में आप काम करते हो। अगर आपके पास उतने पैसे कैश में है तो डेफिनेटली आप कैश मार्केट में काम कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे लिस्ट लिमिटेड होता है। मैंने कॉल बाई करी, मान लीजिए कि 500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई करी 10 रुपए देके, स्टेट बैंक उसी हफ्ते उसी महीने 30% गिर जाता है। मेरा लॉस है सिर्फ 10 रुपए का वो प्रीमियम इंटू 1000 क्वांटिटी उसके लॉट साइज। अगर उसकी लॉट साइज 1000 की है तो मेरा लॉस हुआ 10,000 रुपीज का। यही अगर मैंने कैश में किया होता, वो 20% टूट गया होता, तो अगर उसकी लॉट साइज का वैल्यू अगर 7 लाख रुपए का है, तो मेरे 1,40,000 रुपए लग गए होते इन कैश मार्केट। तो ऑप्शंस बायर के केस में लॉस लिमिटेड है, नॉट इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलर्स बट इन द केस ऑफ बायर्स लॉस लिमिटेड है। वैसे ही तीसरा केस, तेजी के समय में आप कैश में काम कर सकते हो, क्योंकि आप तेजी कर रहे हो, आप स्टॉक बाई कर सकते हो। मंदी के केस में क्या करोगे सर? मंदी के केस में आप एफएनओ में शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर्स को, आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, आप पुट बाई कर सकते हो। हेंस जब मंदी आती है तो आपका धंधा बंद नहीं होगा, आप एफएनओ में ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हो। आपको हाथ धरे के धरे बैठ के रहना नहीं पड़ेगा। यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। अभी जो मार्केट क्रैश हुआ, तो जो सिर्फ इक्विटी में काम करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास खाली एक ही ऑप्शन है, स्टॉप लॉस ले लो और अपना निकल जाओ। बट एफएनओ वाले क्या कर सकते थे, लेट्स सी। तो ये निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने चार्ट लगाया, इसने हाई बनाया था 26,402 का, और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है मुझे, टच किया है 25,179, अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट का फॉल। कोई भी स्टॉक मार्केट का बंदा इसको कैच नहीं कर सकता था, बट एक ऑप्शन ट्रेडर कैसे इसको कैच कर सकता था, लेट्स। ये हम लोग इन द मनी पुट की बाई कर रहे हैं। अच्छा, ये एग्जांपल में आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, इन द मनी अच्छा लग रहा है, ओटीएम अच्छा लग रहा है, कि एटीएम अच्छा लग रहा है। तो तीनों सिनेरियो में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट मैं पुट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे डिस्कस करूंगा। आप अपने नोट्स डेफिनेटली बना सकते हैं। तो अगर मैंने इन द मनी पुट बाई किया, एग्जाम्पल देखते हैं मैंने क्या किया। तो जब यहाँ पर जब मैंने ट्रेड लिया था, तो उस समय निफ्टी का फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा था 26,400 अप्रोक्सीमेटली। मेरे को लगा था यहाँ से क्रैश आएगा, तो मैंने 25,000 की पुट बाई करी यहाँ पे। उस समय पुट का दाम चल रहा था 12 रुपीज 60 पैसे, सिर्फ 12 रुपए 60 पैसे। और 4 दिन बाद ही इसने हाई बना दिया था 191.7 का, क्योंकि
निफ्टी ने क्रैश किया, पहुंच गया तो 25,180, बहुत एक फास्ट एक गिरावट मिली अपने को। तो 4 दिन में रिटर्न आ गया था 1421% का, 1421% का रिटर्न मिल गया 4 दिन में। तो 50,000 भी मैंने लगा दिए होते तो वो बन गए थे 7,60,000। तो इन द मनी में प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मार्केट में इतनी एग्रेसिव फॉल नहीं आई होती, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिर के रह गया होता, या मार्केट गिरा ही नहीं होता, वहीं का वहीं रह गया होता, ऊपर जाने की तो बात ही छोड़ दो, तो आपका ये प्रीमियम हो गया होता जीरो। पूरे 50,000 जीरो बन जाते इमीडिएटली आपके। हेंस इन द मनी तभी आपको बाई करना है जब आप कॉन्फिडेंट हो कि एक बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। एटलीस्ट आपके जो स्ट्राइक प्राइस है वहां तक इंडेक्स या वो स्टॉक पहुंच जाएगा, तो रिटर्न उस केस में आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बट अगर मूवमेंट फास्ट नहीं हुई तो दिक्कत है सर। सेकंड ऑप्शन है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, मुझे ये ठीक लगता है। 26,000 में निफ्टी था, मैंने 26,000 की पुट खरीद ली, 205 रुपए। यहाँ देखिए प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हो, रिस्क ज्यादा ले रहे हो, सॉरी माय मिस्टेक, आप रिस्क कम ले रहे हो यहाँ पे। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस का जो पुट का जो प्रीमियम है वो 205 से पहुंचा 901, रिटर्न मिला आपको सिर्फ 340%। जी हाँ, सिर्फ 340%, वो भी 4 दिनों में। दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो 50,000 बन गया होता आपका 2,19,000। लेकिन अगर आपका प्राइस में फॉल नहीं आता, तो क्योंकि आपने 26,000 की स्ट्राइक प्राइस थी, आपने प्रीमियम दिया था 205, तो कम से कम 26,000 से 205 रुपए तक तो आपको कोई फायदा नहीं होता। आपका फायदा शुरू तब होता है जब वो 205, 26,000 माइनस 200 जो कि 25,800 है, 25,800 से जितना नीचे जाएगा वहां से आपका प्रॉफिट शुरू होता। हेंस ये भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 25,800 तक रुक जाएगा आपको एक भी रुपए प्रॉफिट नहीं होंगे, और अगर वो 26,000 में ही रह जाता तो आपके 205 रुपए जीरो हो जाते। थर्ड सिनेरियो, आपने 1,000 ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई किया। यहाँ पे आपका प्रीमियम और ज्यादा लग रहा है क्योंकि आप और सेफ खेल रहे हो, आपको देना पड़ा 697। क्लोजिंग में उसने हाई बनाया था सेम डेट पे जो हमने डिस्कस किया था 1827 का, रिटर्न आया था 162% का 4 डेज में। तो 50,000 बन गए आपके 1,31,101 रुपीज। यहाँ पर भी अगर डायरेक्शन आपका सही नहीं होता मूवमेंट का, तो यहाँ पर भी कैपिटल प्रीमियम आपका डीके होता डेफिनेटली। बट अब क्लोजिंग कितने में होती है वो डिपेंड करता है क्लोजिंग में स्ट्राइक प्राइस कितने की रहती है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने दिखाए आपको इन द केस ऑफ अ पुट बायर। अब मैं देखूंगा फ्रॉम द आइज ऑफ अ कॉल सेलर कि किसी ने अगर पुट बाई नहीं करके मंदी करना था, उसने कॉल सेल करी, तो उसमें क्या रहता। यहाँ पर भी हम तीनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ मनी, इन द मनी और एट द मनी। आपको जो अच्छा लगे आपके स्टाइल के हिसाब से आप उसे चूज कर सकते हैं। समझते हैं सिनेरियो को। 26,400 में हमारा स्ट्राइक प्राइस निफ्टी चल रही थी उस समय, मैंने 26,500 मतलब 100 पॉइंट का गैप लेके मैंने कॉल बेचा कि अगर 100 पॉइंट ऊपर भी आ जाए तो मुझे दिक्कत नहीं हो। मुझे मिले 289 रुपीज, 290 रुपए मिले मुझे। और फिर गिरने के बाद वो प्रीमियम रह जाता ओनली 24 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 265 रुपीज का प्रीमियम खा लिया 4 दिनों में। रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया तो वो आया 8.84% इन 4 डेज। लेकिन ये रिटर्न मैंने निकाला है मार्जिन के ऊपर, मेटू रिटर्न के ऊपर प्रीमियम रिटर्न नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे जो प्रीमियम मुझे कमाई हुई है उसके लिए मुझे देना पड़ता था मार्जिन, क्योंकि 80-90 हजार का एक मार्जिन लग जाता है एक लॉट हम लोग कॉल बेचते हैं तो मार्जिन के ऊपर मैंने ये रिटर्न निकाला है। लेकिन यहाँ फायदा ये है कि टाइम मेरे फेवर में है। मार्केट था 26,400, गिरने से भी मेरी कमाई थी। मार्केट वहीं रह जाता तो भी मैं जीतता। मार्केट 100 पॉइंट अगर ऊपर भी आता तो भी मैं जीत जाता। मेरा लॉस शुरू होता जब स्ट्राइक प्राइस 26,500 के ऊपर जाती, और मेरा लॉस तब तक नहीं हटता जब तक वो 290 रुपए 26,500 के ऊपर नहीं जाता। मतलब जब 26,790 जाता निफ्टी, तब मेरा लॉस होना शुरू होता, क्योंकि उतने तो मैंने प्रीमियम भी लिए थे उसे 290 रुपए का। तो 26,500 के ऊपर जाऊंगा तो लॉस शुरू होगा, लेकिन 290 रुपए मेरे हाथ में है। तो 26,500 प्लस 290, 26,790 तक मुझे कोई भी लॉस नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है कॉल सेलर का। ये थी ओटीएम कॉल। अब देखते हैं एट द मनी कॉल। 26,000 की कॉल बेची 602 रुपए पे,
और उसने क्लोज किया था 69 रुपीज का, मुझे रिटर्न मिला 17.76%। या मैंने कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि 26,500 में मैंने 500 का गैप भी लिया था, यहाँ पे मैंने एट द मनी बेची है। तो यहाँ पे अगर कॉल ऊपर प्राइस निफ्टी ऊपर जानी शुरू करती है तो मेरा लॉस इमीडिएट शुरू हो जाएगा, बट 600 का प्रीमियम है वो भी मेरा एक बफर जोन है। तो 26,600 के ऊपर मेरा एक्चुअल लॉस शुरू होता है और 26,000 तक निफ्टी रहता है तो पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, मुझे पूरे के पूरे पैसे बच जाएंगे। वैसे ही अगर मैंने 500 पॉइंट नीचे की कॉल बेचती है तो मैंने रिस्क ज्यादा लिया, क्योंकि मैंने रिस्क ज्यादा लिया तो 994 का मुझे प्रीमियम मिला जो कि गिर के हो गया था 195। रिटर्न के हिसाब से बनता है 26.62। बट इस केस में आपको ध्यान ये देना है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाती है तो आप उसी समय से लॉस में शुरू हो जाते हो, क्योंकि अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मार्केट 26 में थी और आपने 25,500 की स्ट्राइक प्राइस दी, मतलब आप 500 रुपए तो फिलहाल ही लॉस में हो, लेकिन क्योंकि आपको 994 का प्रीमियम मिला है, दैट मीन्स आप लॉस, आपको प्रॉफिट है अभी 494 रुपीज का। तो यहाँ पे से अगर निफ्टी 494 ऊपर चला जाता है प्राइस तो वहीं से आपका लॉस शुरू हो जाएगा। बस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये देखना है कि अगर वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में चला गया और वहां से एक एग्रेसिव अगेंस्ट में चला गया तो वो लॉस भी आपका जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अब ये डिस्कशन हमने कर लिया कॉल और पुट के बारे में, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आया है तो मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, डेफिनेटली आप उसमें कमेंट डालिए आपकी क्वेरीज। अगर हो पाया तो मैं आपकी क्वेरीज के लेके एक और वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इतना डिफाइन किया है मैंने, शायद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोल ओवर क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि हर लास्ट थर्सडे एवरी मंथ में रोल ओवर होता है, आपको अपनी पोजीशंस काटनी है, एक्सपायरी होती है, आपको पोजीशंस काटनी है। लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से वो पोजीशंस काटनी नहीं है तो आपको करना पड़ता है रोल ओवर। ये क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर मंथ जिसकी वो लास्ट थर्सडे है उसकी पोजीशंस को काटनी है। अगर आप तेजी में थे आपको क्लोज करना है और फिर आप उसी स्ट्राइक प्राइस की अगले महीने की तेजी कर लो, इसे कहते हैं रोल ओवर। अगर फ्यूचर में तेजी कर रखे हो, लॉन्ग में हो, यहां पर उसको सेल करो, अगले महीने की फ्यूचर बाई कर लो। वैसे ही आपको ऑप्शंस में करना है, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की पुट बाई करी हुई है उसको बेचो, अगले महीने की सेम स्ट्राइक प्राइस की बाई कर लो, उसे कहते हैं रोल ओवर। दैट्स इट, वेरी सिंपल, नथिंग एल्स टू डिस्कस इन दिस। मार्क टू मार्केट मैंने बताया था आपको, जिस डेट पे, एक तो हर दिन मार्क टू मार्केट होता है, डे एंड पे आपने जो भी आज ट्रेड किया ना, डे एंड पे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो आपके लेजर में जाके हिट हो जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो उतने रुपए आपको ब्रोकर को देने पड़ेंगे ताकि आप अपना मार्जिन मेंटेन कर सको। वैसे आपको फायदा हुआ है तो आपके लेजर में घुस जाएगा, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे डे ट्रेड होता है वैसे ही एक्सपायरी के दिन भी होता है, वो आपको देख के चलना है। एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बहुत सिंपल है, अगर देखना है तो आप ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है फ्यूचर्स में, अगर मुझे मंदी करनी है, मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा यहाँ से तो मैं फ्यूचर बेच दूंगा, उसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। और क्या तरीका होता है शॉर्ट पोजीशन करने का, पुट बाई कर लो सर। और क्या तरीका होता है, कॉल सेल कर दो सर। सबसे सेफ क्या लगता है, कॉल सेलिंग करना, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एग्जाम्पल है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एबीसी का बेचा उसने 500 का कॉन्ट्रैक्ट है, अज्यूम किया यहाँ पे 100 शेयर्स का, प्राइस गिरता है 480 तक पहुंच जाता है, आपको लॉस हुआ 20 रुपए का, प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। कितने की लॉट थी, 100 की, तो 100 इंटू 20 2000, ये आपके मार्जिन अकाउंट या लेजर में जमा हो जाएंगे। सेकंड डे प्राइस बढ़ गए 510 हो गए, लॉस हो गया 10 रुपए का, टोटल लॉस हो गया 1000 रुपए का, तो 1000 आपके मार्जिन से कम हो जाएंगे और जो कल हमने डिपॉजिट किया था 2000 वो भी कम हो जाएंगे। तो 2 प्लस 1 टोटल में आज के दिन पे आपको 3 का लॉस हुआ, तो डे एंड पे 3000 रुपीज आपके लेजर से माइनस कर दिए जाएंगे। ऑप्शंस के मार्क टू मार्केट क्या होता है, एक नंबर चीज, बायर के केस में आपको जो बायर के केस में प्रीमियम देना था वो डे स्टार्टिंग में देना पड़ता है, इसमें कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहां पर आप पूरा का पूरा पैसा दे रहे हो, आप मार्जिन मनी नहीं दे रहे हो, इसलिए यहां पे मार्क टू मार्केट भी कुछ नहीं होता। ये सिर्फ होता है इन द केस ऑफ सेलर्स। आपने कॉल सेल करी, मैंने बताया लॉस अनलिमिटेड हो सकता है अगर आपके अगेंस्ट में डायरेक्शन चला गया तो। हेंस जब से ही आपने कॉल सेल करी
और प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा वहां पे। मंथ एंड में चलेगा कि क्या होता है एक्चुअली, लेकिन उस दिन से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर प्राइस आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रही है तो। जो लॉस होगा, जैसे फ्यूचर्स वाले केस में आपको लॉस हुआ, वो आपके लेजर में एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब मार्जिन अगर शॉर्ट पड़ गया तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे। प्रॉफिट हो रहा है, आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है, इमीडिएटली आपका प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। वो प्रॉफिट आप चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं अपने लेजर से। तो ये होता है मार्क टू मार्केट इन केस ऑफ ऑप्शंस। एग्जांपल देख लेते हैं। आपने कॉल बेची, स्ट्राइक प्राइस 500 की, प्रीमियम था 20 रुपए, लॉट साइज है 100 रुपए। आपको प्रीमियम तुरंत उस दिन मिल गए 2000, लेकिन प्राइस चला गया 510 डे वन पे। 10 रुपए का नुकसान चलना शुरू हो गया आपका, कोई प्रीमियम इंक्रीज हो गई, 30 रुपए हो गई आपकी। तो प्रीमियम हो गई 30 रुपए, आपने मिले थे आपको 20 रुपए में, मतलब 10 रुपया नुकसान हो गया आपका। 10 इंटू 100 शेयर का लॉट था, 1000 रुपए का नुकसान हो गया। सेकंड एग्जांपल, उसी एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे 10 रुपए और बढ़ गए, तो प्रीमियम आपका 20 का 40 हो गया। नुकसान हो गया आपका 40 रुपए आज का प्रीमियम है, आपने बेचा था 10 रुपए 20 रुपए में। मतलब आज के दिन पर अगर आप खरीदते हो उस कॉल को, आपको 40 देने पड़ेंगे, आपको मिले थे 20 रुपए, मतलब 20 रुपए का नुकसान। तो 20 इंटू 100 हो गए 2000 रुपए का नेट नुकसान आपके लेजर में दिखाएगा। तो ये आपका मार्क टू मार्केट का डिस्कशन था। अब समझते हैं कि फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या क्या डिफरेंसेस है। फ्यूचर्स में रिस्क अनलिमिटेड है, बट ऑप्शन सेलर के केस में भी रिस्क अनलिमिटेड है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब कुछ सर्टेन एक्सटेंट के बाद अनलिमिटेड है। जैसे मैं बताया था आपको, अगर आपने कॉल बेची जिस स्ट्राइक प्राइस की, वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर काम जाने लग गया तो आपका रिस्क अनलिमिटेड शुरू हो जाना शुरू हो जाएगा। बाय के केस में रिस्क लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। यही डिफरेंस है फ्यूचर्स में, ऑप्शन सेलर्स में और ऑप्शन बायर्स में। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एफएनओ का टर्नओवर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये आपको काम लगेगा ईयर एंड पे, जब आपको देखना होगा कि आपको ऑडिट कराना है कि नहीं कराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीए हूं तो थोड़ा ढंग से आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज जब आप काम करते हो आपको पता होना जरूरी होता है कि मुझे ऑडिट कब करानी है, मेरा टैक्स क्या लगने वाला है। ये खाली आपने कमाई किया, आपको टैक्स के बारे में पता ही नहीं, दैट इज ऑल्सो बैड। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसके एब्सोल्यूट फिगर्स को आपको ऐड करना है। एग्जांपल, पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 10,000 का, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट हुआ 20,000, थर्ड ट्रेड में लॉस हुआ 50,000। तो टर्नओवर हुआ 10 प्लस 20 माइनस 50, नहीं, 10 प्लस 20 प्लस 50, 80,000। हर एक ट्रेड का एब्सोल्यूट फिगर को ऐड कर देना है आपको। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, 10 प्लस 20 माइनस 50, जो कि होता है लॉस ऑफ 20,000 रुपए। तो 80,000 के टर्नओवर में आपको लॉस हुआ 20,000। ये है टर्नओवर एज पर फ्यूचर्स। सर ऑप्शंस में कुछ और होता है? जी हाँ, ऑप्शंस में सिस्टम ये तो है ही, साथ में जो भी प्रीमियम आपको मिला एज एन ऑप्शन सेलर, वो भी आपको इसमें ऐड कर देना है। तो जो एब्सोल्यूट फिगर्स है जो फ्यूचर्स में हमने किया वो सेम ऐड होगा, प्लस जो भी आपने ऑप्शन सेलिंग करके आपको प्रीमियम मिला वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे, वो होता है एफएनओ का टर्नओवर। अब ऑडिट की बात कर लेते हैं एक स्लाइड में। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, और आपका सारा खर्चा या सारा काम, सारा नहीं भी बोलूं तो 95% या फिर उससे ज्यादा थ्रू बैंकिंग चैनल्स होता है। अगर आप खर्चा दिखा रहे हो, कोई सैलरी है आपकी स्टाफ की, कोई और खर्चा है इंटरेस्ट का, कोई और खर्चा है ट्रेडिंग व्यू की मेंबरशिप लेने का, या कोई और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, सब अगर बैंकिंग चैनल से है, 5% ऑफ कैश इज अलाउड, तो आपको टैक्स आउट करने की दरकार नहीं है अप टू अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा अगर है तो कुछ भी हो जाए आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। और टर्नओवर कैसे निकालना है वो मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल है, क्लियर है। सर क्या क्या खर्चे अलाउड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट? ब्रोकरेज देते हो डीमैट वाले को, ब्रोकर को अलाउड है। कमीशन फीस लेता है वो अलाउड है। गवर्नमेंट एसटीटी लेती है खर्चे में एफएनओ में, वो भी एक्सपेंस अलाउड है। जीएसटी लेता है ब्रोकर आपसे, या गवर्नमेंट लेता है ब्रोकर जीएसटी आपसे, वो भी खर्चे में अलाउड है।
स्टैम्प ड्यूटी लगती है आजकल, अलाउड है। क्लियरिंग चार्जेस वो भी अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ब्रोकर लेता है, अगर मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया तो वो भी आप खर्चे में क्लेम कर सकते हो। कोई आपने इंटरनेट लगा रखी है, टेलीफोन खर्चा है, आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपेंस है, आपने मुझे एज अ प्रोफेशनल फीस दी है किसी काम की, मुझसे एडवाइस लेने की, वो सारे एक्सपेंसेस अलाउड है। आपने अकाउंटेंट को पैसे दिए हैं, अलाउड है। आपने ऑडिट कराने के पैसे दिए हैं, अलाउड है एज एन एक्सपेंस। आपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पैसे दिए, मुझे पैसे दिए एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट, अलाउड है। आपने कंप्यूटर खरीदा है, आपने प्रिंटर खरीदा है, आपने वेब कैमरा लगाया ऑफिस में, कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन भी अलाउड है। तो ये सारे खर्चे आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो while calculating of your futures and options profit। और ये सारे खर्चे अगर आपके इसमें से 95% डिजिटल मोड से है, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे नीचे है तो आपको ऑडिट भी नहीं कराना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट आपका होता है एफएनओ से, इसे कहते हैं नॉन स्पेकुलेशन लॉस। अगर ये शेयर मार्केट में आपने इंट्राडे किया होता, वो होता है स्पेकुलेशन। एफएनओ होता है नॉन स्पेकुलेशन। अब आपको ये समझना भी जरूरी है कि जो मुझे लॉस होता है फ्यूचर ऑप्शन से, ये मैं किसी और इनकम से क्या सेट ऑफ कर सकता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, अगर इस साल मेरी और कोई इनकम नहीं है तो क्या मैं इसे अगले साल जाके कर सकता हूँ, वो भी समझते हैं। और कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं सेम ईयर से इसको सेट ऑफ करना चाहता हूं तो मैं सैलरी इनकम छोड़ के या फिर मेरी स्पेकुलेटिव इनकम छोड़ के किसी भी और इनकम से ये वाले लॉस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। और अगर इस साल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो मैं इस लॉस को 8 साल तक आगे साल तक कैरी कर सकता हूं। और अगले साल अगर मुझे यही नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम होती है, नॉन स्पेकुलेटिव, तो मैं उसको उस इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं। दैट मीन्स इस साल तो मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्स इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, बट अगले साल से वो सब इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, वो भी अगले 4 साल तक। एक और चीज बता दूं, जो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारे भाई लोग करते हैं, उसे कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। उसमें अगर लॉस होता है तो वो आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसे सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। ये था एफएनओ की ओर से। अब एक लास्ट स्लाइड और है मेरे पास, जो आपको बताना चाहता हूं मैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टैक्सेशन में क्या चेंज आया है। लास्ट ईयर तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था 15%, उसे इस साल से कर दिया गया है 20%। लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था अप टू 1 लाख रुपीज प्रॉफिट पर ईयर, और उसके बाद टैक्स रेट था 10%। इस साल से एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा दी गई, 1 लाख से कर दी गई 1,25,000, बट टैक्स रेट भी बढ़ा दिया गया। पहले था 10% अबव 1 लाख, अब है 12.5% अबव 1.2 लाख। दैट वॉज इट फ्रॉम माई एंड। लेकिन दोस्तों, ये लर्निंग चलती रहेगी, मैं इसको यहाँ खत्म नहीं करूंगा। ये मैंने आज जो डिस्कस किया आपके साथ, ये सिर्फ था एक बेसिक, ताकि जिसको नहीं आता, ब्लाइंडली काम कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाए। यू बी इन टच विथ अस, वी बोथ विल ग्रो टुगेदर। ये मैंने आपको क्यूआर कोड दे दिया है मेरा इंस्टाग्राम चैनल का और मेरा टेलीग्राम चैनल का, जहां मैं रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। ज्वाइन कर लीजिए, इसे बड़े काम आएगा आपको। हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई फुल फ्लेड कोर्स लॉन्च करूं तो यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। नंबर टू, जो ट्रेड्स लेता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चार्ट एनालिसिस सीखने को मिलेगा। आज मैंने कोई भी चार्ट डिस्कस नहीं किया आपसे। टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है जब आप एफएनओ में ट्रेड करते हो। बिना टेक्निकल नॉलेज के एफएनओ में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि मंदी कब है, तेजी कब करनी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मंदी करनी है या तेजी करनी है, तो ट्रेड कैसे लोगे आप। सो ये सब जानना है, सीखना है, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए। लर्निंग कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।